सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज की इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। यानी कि भारत में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की बात की जा रही है, यानी कि संरक्षण सुरक्षा कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भारत में, और कैसे हमने किया है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, किसकी? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया की। यानी कि भारत में जो वन और वन्य जीव जो हैं उनको हम लोग कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। तो दो प्रश्न यानी दो फॉर्मेट में इस पूरे टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कि अगर हम किसी चीज को कंजर्व करने की बात करते हैं, संरक्षित करने की बात करते हैं, तो इसके लिए इसकी क्या जरूरत है, नीड की जरूरत। व्हाई डू वी नीड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया? यानी भारत में हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की जरूरत क्या है। दूसरी बात, अगर हमको महसूस हो रहा है कि जरूरत है तो उस जरूरत को फुलफिल करने के लिए, जिससे कि हमारी जरूरतें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से पूरी हो सकें, इस चीज को हम समझ रहे हैं, इसलिए हम उसको कंजर्व कर रहे हैं। और उस कंजर्व को करने के लिए किन किन स्टेप्स को हम उठाएंगे, यानी कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। यानी कि भारत में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की नीड क्यों है, और अगर नीड है तो इसको हमने किन किन स्टेप के थ्रू कंजर्व किया है, कैसे कंजर्व किया है। तो यानी कि इस पूरे टॉपिक को दो फॉर्मेट में हम लोग समझेंगे, नीड और स्टेप्स के माध्यम से। यानी कि टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात करें भारत में, तो सबसे पहला प्रश्न कि उसको नीड यानी आवश्यकता क्या है उसको कंजर्व करने की, और अगर आवश्यकता है तो क्या स्टेप हमने उठाया है। क्रिस्टल क्लियर है टॉपिक। अब हम बात करें अगर टॉपिक की, तो हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग से ही पढ़ा है फ्लोरा और फौना के बारे में। फ्लोरा क्या होती है हम जानते हैं, प्लांट लाइफ। फौना क्या होती है, एनिमल्स लाइफ। और बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो जितने भी प्रकार के जीवन की उपलब्धता हमारे इस धरती पर है वही तो बायोडाइवर्सिटीज है। जितने प्रकार के लाइफ एग्जिस्ट करते हैं धरती पे वही बायोडाइवर्सिटी है। जैव विविधता इसको बोलते हैं। जीवन की जो है वैरायटी, अलग अलग वैरायटी, प्लांट लाइफ में, एनिमल्स लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में, इंसेक्ट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, हर फॉर्म में जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वही तो आपका बायोडाइवर्सिटीज है। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इसेंशियल थिंग्स है, क्योंकि ये हमारे इकोलॉजिकल मेंटेनेंस को काफ़ी शानदार तरीके से मैनेज करती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत जो फूड चेन होता है या इकोसिस्टम होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, उसमें से हर एक जो कंपोनेंट होता है, हर एक जो घटक होता है, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंसीज है। क्योंकि अगर एक भी कंपोनेंट अगर कहीं से गायब हो जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें ग्रास की, ये घास है, बीच में आपका जो है बक है यानी हिरन है, और यहाँ पे आपका शेर है। तो शेर जो है डिपेंडेंट इस पे है और ये डिपेंडेंट इस पे है। अगर कोई एक कंपोनेंट क्या हो जाए, हट जाए, तो शेर क्या घास खाएगा? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। यानी कि हर एक चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है इस पूरे इकोसिस्टम में। आप समझ पा रहे होंगे, जो बायोटिक और अबायोटिक सिस्टम है वो सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी एक सिस्टम अपने आप में इंपॉर्टेंट इस तरीके से रखता है कि वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखता है, क्योंकि जब वो डिस्टर्ब होगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की भी जरूरत है। तो क्या मामला है, पूरी टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसा कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम पहले नीड को पढ़ेंगे, व्हाई डू वी नीड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया की बात अगर करें तो कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम इसेंशियल। हमने देखा कि रैपिड डिक्लाइन, बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है क्या, जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, जो वन्य जीव संख्या है, जो मतलब जंगल में जंगली जीवों की जो संख्या है, जो पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या में, उसमें लगातार उसमें डिप्लेशन हो रहा है। उसमें लगातार फॉरेस्ट्री हो चाहे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हो, उसमें रैपिड डिक्लाइन हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ बड़ी ही इसेंशियल हो जाती है कि हम इसका क्या करें, कंजर्वेशन क्या करें, कंजर्वेशन करें। और इस कंजर्वेशन को करने के लिए किसमें, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में जब हमें महसूस हो गया कि इसमें रैपिड डिक्लाइन हो रहा है, इनकी पॉपुलेशन में, इनकी प्रजातियों में लगातार रैपिड डिक्लाइन हो रहा है, तो हमें ये महसूस होता है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की जरूरत है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल।
पहला रीजन तो ये है कि कंजर्व करने के पीछे हमें जरूरत क्यों, यानी हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की जरूरत क्या है। तो कंजर्वेशन अगर हम करते हैं तो वही कंजर्वेशन प्रिजर्व करता है किस चीज को, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज को, यानी जो पारिस्थितिकी जो विविधताएं हैं, इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटीज हैं उसको प्रिजर्व करता है, सुरक्षित करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी घटक हैं सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर कोई एक को हम संरक्षित नहीं करते हैं, या एक का हम लोग जो है एक की संख्या में, एक की पॉपुलेशन में, एक की प्रजाति में रैपिड डिक्लाइन होता है और वो लुप्त हो जाती है प्रजाति, तो उससे हमारा पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। यानी कि कंजर्वेशन की वजह से, या कंजर्वेशन जो है प्रिजर्व करता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज को, और यहाँ तक कि हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, माने ह्यूमन की नीड की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो जो उसकी ह्यूमन लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यानी हमारे जीने के लिए कुछ चीज़ें जरूरी है। क्या जरूरी है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारी चीज़ें जरूरी है। हमने पिछले भी पढ़ा था कि पेड़ पौधे हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे लिए सांस लेने के लिए रिक्रिएट करते हैं एयर को, फ्रेश एयर को, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराते हैं। ये सारी चीजें हैं। मनुष्य क्या है, कंज्यूमर है। क्या है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं हम लोग उपभोग कर रहे हैं, उपभोक्ता हैं। हम लोग उत्पादक नहीं, उपभोक्ता हैं। तो हम डिपेंडेंट है किसी पर। तो वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर वो नहीं रहेगा तो हम कंज्यूम क्या करेंगे, ये एक बड़ा फैक्टर। तो वही चीज कर रहा है कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बैलेंस करना, प्रिजर्व करने की जरूरी है। और यहाँ तक कि हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे सॉइल हो, इन सभी चीजों के लिए हमें जरूरी है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम क्या करें, कंजर्व करें। पहला रीजन। दूसरा जो कारण है, दूसरी जो जरूरत है, दूसरा जो कारण है, इट आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। यानी जो हम अगर कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, तो कहीं ना कहीं जो प्लांट और एनिमल्स की जो डाइवर्सिटीज है वो भी कौन सी, जेनेटिक डाइवर्सिटीज। हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी को 3 लेवल में हम बांट सकते हैं बायोडाइवर्सिटीज को। एक पहला क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटीज, दूसरा आपका स्पीसीज डाइवर्सिटीज, एंड द लास्ट वन इज दैट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। तो जेनेटिक डाइवर्सिटीज किसे कहते हैं, एक ही स्पीसीज में जो भिन्नताएं होती हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर गुलाब है तो आपने गुलाब रेड भी देखा होगा, आपने गुलाब येलो भी देखा होगा, आपने गुलाब वाइट भी देखा होगा। यानी कि अगर हम देखें गुलाब वही है लेकिन उसकी अलग अलग क्या है, प्रजातियां। मछली को आप ले लीजिए, छोटी सी मछली से लेकर एक बड़ी मछली तक उसकी तमाम प्रजातियां होती हैं। है तो सारी मछली की ही प्रजातियां, फिश की ही प्रजातियां हैं। यानी जेनेटिक डाइवर्सिटीज है। क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटीज। और जब हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते तो उसकी ही, उस स्पीसीज की एक स्पेसिफिक जो जेनेटिक डाइवर्सिटीज है वो क्या हो सकती है, लुप्त हो सकती है, अगर हम उसको प्रोटेक्ट न करें, उसको हम कंजर्व न करें। यानी कि कंजर्वेशन की वजह से प्रिजर्व होता है जेनेटिक डाइवर्सिटीज। किसका, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। यानी एनिमल चाहे प्लांट हो, इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटीज को हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग, जिससे कि उनका बेटर ग्रोथ हो, बेटर ब्रीडिंग हो, नई नई प्रजातियां हम उसकी देख पाएं। क्योंकि जब हम कंजर्व नहीं करेंगे तो उसकी एक एक प्रजातियां प्रतिदिन आने वाले समय के साथ डिक्लाइन होती चली जाएंगी, लुप्त होती चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। तो यानी कि इन दोनों कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन की हमें जरूरत है। व्हाई डू वी नीड कंजर्वेशन? तो हम समझ चुके हैं कि पहला कारण है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज को प्रिजर्व करना, और हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल हो गया, इनको कंजर्व करना, इसको प्रोटेक्ट करने में ये जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का, वो काफी महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है, इसलिए हमें कंजर्व करने की जरूरत है। दूसरा चीज कि जेनेटिक डाइवर्सिटीज या प्लांट और एनिमल को कहीं ना कहीं ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है, जिससे कि जो बेटर ग्रोथ हो पाए स्पीसीज में और बेटर ब्रीडिंग भी हमें देखने को मिल जाए। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चरल की बात करें तो वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज। हम आज भी अगर बात करें तो जो ट्रेडिशनल क्रॉप की वैरायटीज है, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, उन जो पारंपरिक रूप से जो ट्रेडिशनल वैरायटी उनकी आ रही है उसका हम लोग उपभोग कर रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम आने वाले समय के उनको हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो आगे चल के क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसको नहीं पाएंगी। तो यानी जरूरत है कंजर्व करने की, क्योंकि हम जो हमारी जो डिपेंडेंसीज आज भी स्टिल डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल वैरायटीज, ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज है। और साथ ही साथ फिशरीज टू आर हैविली डिपेंडेंट
डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटीज। और फिशरीज की बात करें तो भाई एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर लोग आज भी देखा जाए तो फिश पे बहुत मतलब मत्स्य पालन पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उसकी बहुत सारी प्रजातियां हमें लुप्त होते हुए देखने को मिल सकती हैं। तो यानी कि अगर किसी चीज को हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, कंजर्व नहीं करते हैं, तो आने वाले समय के साथ वो खत्म हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो नीड हमने समझ लिया कि ये दोनों एस्पेक्ट के अनुसार हम कह सकते हैं कि हमें वी नीड टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस इन इंडिया। हमें भारत में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को कंजर्व करने की क्या है जरूरत है। तो भाई स्टेप हमने क्या उठाया, अगला पॉइंट हमने स्टेप क्या उठाया, क्योंकि देखिए अगर बात करें कि इन 1960s एंड 1970s कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। जो भी लोग कंजर्वेशनिस्ट थे, संरक्षण करने के पक्ष में जो लोग थे, उन्होंने डिमांड किया कि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन क्या चले, प्रोग्राम चले, जिसके लिए 1972 में 1972 में अगर बात किया जाए, अगर 1972 की बात करें तो द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है पास हुआ, इंप्लीमेंट हुआ कि भाई अब हम क्या करेंगे, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंप्लीमेंट होता है 1972 में, जो कि जिसमें तमाम प्रकार के प्रोविजन को, तमाम हैबिटाट को प्रोटेक्ट करने के लिए लागू किए गए, तमाम प्रावधानों को लागू किया गया 1972 में इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। क्या क्या हुआ है इसमें, एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वर आल्सो पब्लिश। जितनी भी ऐसी स्पीसीज हैं वो प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट जो है पब्लिश की गई कि भाई ये स्पीसीज क्या है, इंडेंजर्ड है, खतरे में है, इनको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। द थ्रस्ट ऑफ प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज थी उनको प्रोटेक्ट करने की जो लिस्ट जारी की गई, उनकी तरफ प्रोटेक्टिंग जो तमाम प्रकार के जो बचे हुए जीव जंतु थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम प्रोग्राम को क्या किया गया, चलाने का प्रयास किया गया, चलाया गया, जिसमें कि बैनिंग हंटिंग, ऐसे सभी जानवर जो बहुत ही मतलब कि विलुप्त प्रजातियां जो अपने मतलब खत्म होने के कगार पे चल रही हैं, उनको रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम ऐसे चीजों को प्रोटेक्टिव प्रोग्राम को चलाया गया, जिसमें कि बैनिंग हंटिंग, कि उनका शिकार ना हो पाए, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटाट, उनके जो क्या बोल सकते हैं, उनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करने के तमाम जो है लीगल ऐसे मेजरमेंट को लागू किया गया, और रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव थे, वाइल्ड लाइफ थे, उनका ट्रेड करना, जिसको तस्करी हम बोलते हैं, इन सभी चीजों को रोकने के तमाम ऐसे प्रोग्राम चलाए गए। मतलब जो भी बचे हुए स्पीसीज थे, जो रिमेनिंग स्पीसीज थे, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज थे, उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हंटिंग को रोका गया, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ देयर हैबिटाट किया गया, साथ ही साथ तस्करी, उनकी तस्करी को रोकने के तमाम प्रोग्राम को चलाए गए। तो कुछ इस तरीके से अब मेजर्स उठाने शुरू हो गए। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल और मेनी स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और साथ ही साथ जो आपने इसको पढ़ा हुआ है, यानी कि इन सभी चीजों को, जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए जो नेशनल और सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने इस्टेब्लिश किया नेशनल पार्क को, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, साथ ही साथ बायोस्फीयर, क्या बोल सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को भी, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उसने बनाया सरकार ने, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क तमाम बनाए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, जिससे कि उनके सभी चीजों को, चाहे उनका हंटिंग का मामला हो, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ देयर हैबिटाट हो, उनका ट्रेड करना, हर चीज को रोका जा सके। ऐसे तमाम प्रोविजन को बनाने का प्रयास सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने किया। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल विच वर ग्रेवली थ्रेटेंड, इंक्लूडिंग द टाइगर, वन हॉर्न आर्हिनो, कश्मीरी स्टैग जिसको हंगुल बोलते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द घड़ियाल्स, द एशियाटिक लायन एंड द अदर। यहां तक कि कुछ स्पेसिफिक जीव जंतुओं को बचाने के लिए भी, जानवरों को बचाने के लिए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तमाम सेवरल प्रोजेक्ट को, जैसे कि आपके हो गए, क्या बोल सकते हैं, कुछ ऐसे जानवर जो बिल्कुल थ्रेटन में है, खतरे में है, जैसे कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने का, एक सिंह का जो आर्हिनो होता है उसको प्रोटेक्ट करने का, कश्मीरी स्टैग को प्रोटेक्ट करने का जिसको हंगुल बोलते हैं, क्रोकोडाइल भी 3 प्रकार के, एक आपका फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, एक आपका जो है साल्टी वाटर क्रोकोडाइल, साथ ही साथ घड़ियाल, एशियाटिक लायन, और भी तमाम ऐसे जीव, स्पेसिफिक जीव जंतुओं को भी प्रोटेक्ट करने के लिए सेवरल जो है प्रोग्राम को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया,
चालू किया। बात करें मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट की बात करें, ब्लैक बक जिसको काला हिरण बोलते हैं, चिंकारा भी जिसको नाम चिंकारा भी बोला जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको गोडावन कहा जाता है, और साथ ही साथ स्नो लिपर्ड यानी कि जो बर्फीली क्षेत्र में जो चीते होते हैं, बर्फीला चीता जिसको बोला जाता है, वो हैव बीन गिवन फुल एंड पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया। इनको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया कि इनका शिकार पूरी तरीके से बैन हो, इनका शिकार, इनका ट्रेड, हर चीज पूरी तरीके से रोका जा सके। तो इस तरीके से स्पेसिफिक जीव जंतुओं को बचाने के लिए भी कंजर्वेशन मेजर्स और स्टेप उठाए गए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर देन वन few of its component. There are now a more intensive search for different conservation measure, increasingly where even insects are beginning to find a place in a conservation planning. अब ये तो हो गए पूरे वन्य जीव, फिर हो गए स्पेसिफिक जीव, फिर यहां तक कि जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े की बात करें, इंसेक्ट की बात करें, तो उनको भी स्थान दिया गया कंजर्वेशन प्लानिंग में, कि उनको भी हम कीट पतंगों को भी प्रोटेक्ट कर पाएं, उनको भी संरक्षित कर पाएं, उनकी प्रजातियों को भी सुरक्षित रख पाएं। फिर इसके बाद बात करें इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 टू 1986 सेवरल 100 बटरफ्लाई, जैसे कि सैकड़ों प्रकार की जो है बटरफ्लाईज हो गई, मोथ हो गए, कीट पतंगे हो गए, बीटल्स हो गए एंड ड्रैगन फ्लाई हो गए, हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। इनको भी जोड़ दिया गया प्रोटेक्टेड स्पीसीज में। और 1991 तक आते आते समय की बात करें कि द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड इन द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीसीज। यहां तक कि जीव जंतु तो हो ही गए, अब प्लांट्स को भी लगभग शुरुआती दौर में 1991 तक आते आते यहां तक ये प्लांट्स की प्रजातियों को भी, पेड़ पौधों को भी इन लिस्ट में डालना शुरू कर दिया गया कि इनका भी हमें कंजर्वेशन करना है। और शुरुआती दौर में सिर्फ 6 स्पीसीज को क्या किया गया, इस प्रोटेक्शन वाली लिस्ट में डाला गया। तो आई होप समझ पा रहे होंगे कि प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। अगर बात करें कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वर्तमान समय में इंडिया में एग्जिस्ट करती है, तो 573। कितने बायोस्फीयर हैं वर्तमान में, तो 18 बायोस्फीयर हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने नेशनल पार्क हैं भारत में वर्तमान समय में, तो लेटेस्ट डेटा के अनुसार 107 आपके नेशनल पार्क भारत में एग्जिस्ट किया करते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करने की बात, स्पेसिफिक किसी एक जीव को भी प्रोटेक्ट करने की बात की गई, चाहे टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर हो, एशियाटिक लायन हो, घड़ियाल हो, ब्लैक बक हो, आर्हिनोज हो, एक सिंग वाला जो आर्हिनो होता है, स्नो लेपर्ड, इन सब को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। अब जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, इसी टॉपिक के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर। केवल आपको इन सब में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, प्रोजेक्ट टाइगर, कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसको कैसे प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। तो आई होप कंजर्वेशन आपका इसी के साथ क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हमने कंजर्वेशन को 2 एस्पेक्ट में पढ़ा, एक नीड और उसको पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए। तो नीड हमने पढ़ लिया, स्टेप पढ़ लिया। कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, और इसी के साथ ये टॉपिक पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप सभी एस्पेक्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे, तैयार कर लिए होंगे। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। इफ यू लाइक दिस सेशन देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।